Friends, in the last 9 years, अच्छा बताओ हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में? दोनों मिक्स है. चलो, पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही एक फोकस्ड एक्शन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि मात्र 29 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है 100 बिलियन डॉलर्स का. 105 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है. इसमें आपने देखा मोबाइल में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ. 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स का पिछले साल 11 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फोन, और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है. अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा, इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव किए. पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर पहले से इसका एक वर्जन था जिसमें जो कुछ भी सुधार करना था और जो कुछ भी फीडबैक मिला इंडस्ट्री से, उसके बेसिस पे उसमें बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस किए गए और वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुए. आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की प्रोग्रेस देखी, वैसे ही टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में भी हुई है. टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में 42 कंपनीज ने जो फर्स्ट ईयर में 900 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना था, उसकी जगह करीब करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है. और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है दैट 2 ऑफ दोज कंपनीज हैव बिकम very important exporters in the world for very complex radio equipment. यूएस, जर्मनी, फ्रांस और बहुत जल्दी यूके, यहां पर इंडिया से टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होने लग गए. सो दैट इज द बिग पिक्चर इन विच वी हैव टू सी द रोल ऑफ आईटी हार्डवेयर. आईटी हार्डवेयर आपने देखा होगा कि उसका भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है. तो इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में किस तरह से आईटी हार्डवेयर की फर्म्स को, कंपनीज को इंडिया में लाएं, उनको लोकलाइज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए, कैसे उनका कंपोनेंट का इकोसिस्टम इंडिया में बने, कैसे हमारी इंडियन कंपनीज एक सिस्टमेटिक वे में ग्रो हो जिससे कि उनकी भी कैपेबिलिटीज बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े और फ्यूचर में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन करके इंडियन ब्रांड्स डेवलप हो. इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आईटी पीएलआई में द बजटरी आउटले इज 17,000 crores. The tenure of the program is 6 years. Expected investment is 2,430 crore. और जैसा आपने टेलीकॉम में देखा, पहले साल में 900 करोड़ एक्सपेक्टेड था, लेकिन 1600 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ. इसमें भी लग रहा है कि द वे थिंग्स आर मूविंग, इन्वेस्टमेंट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही आएगा. एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन 3,35,000 करोड़. दैट विल बी द एडिशनल जीडीपी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. 3,35,000 करोड़ का expected incremental production. Expected incremental direct employment is 75,000. So 75,000 expected incremental direct employment. और आप जानते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 1:3 का रेशियो रहता है. सो विच मीन्स रफली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीब करीब 2 लाख से ज्यादा इसमें रोजगार जनरेट होगा. तो ये इन अ नटशेल, इन शॉर्ट आपके सामने मैंने रखा. मैं मान्यवर मनसुख भाई मंडोविया जी के ब्रीफिंग के बाद में जॉइंट क्वेश्चंस हम लोग लेंगे.
दोस्तों, आज फर्टिलाइजर की सब्सिडी के विषय के संदर्भ में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। देश में 350 से 350 लाख मैट्रिक टन यूरिया का कंजप्शन होता है। 100 से 125 लाख मैट्रिक टन डीएपी का कंजप्शन होता है। 100 से 125 लाख मैट्रिक टन एनपीके का कंजप्शन होता है और 50 से 60 लाख मैट्रिक टन एमओपी का कंजप्शन होता है। देश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो, खाद में इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस अप डाउन होती है, वैसी स्थिति में किसान पर बोझ न आए और किसान अपने फसल, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध हो जाए, इसलिए मोदी गवर्नमेंट हमेशा तत्पर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर में 2,54,000 लाख मैट्रिक टन 2,54,000 करोड़ का कुल मिला के 2,54,000 करोड़ का बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए खर्च किया गया। पिछले साल एक ऐसी स्थिति निर्माण हुई थी, समग्र विश्व में फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ गई थी और उस वक्त मोदी जी ने निर्णय किया था कि किसान के जेब में बर्डन नहीं आना चाहिए, सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी और सामान्यतः लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी के पीछे खर्च होता था। लास्ट ईयर 2,54,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने फर्टिलाइजर के पीछे सब्सिडी दी। मैं उसको कैलकुलेट वे में आपको बताऊंगा तो देश में 12 करोड़ किसान हैं। 2,54,000 करोड़ कुल मिला के सब्सिडी के पीछे खर्च हुआ। 1,400 लाख हेक्टर देश की कुल मिला के कल्टीवेटेड लैंड है। इस हिसाब से हम हिसाब किताब करें तो 1 हेक्टर के पीछे 8,909 रुपया देश में मोदी गवर्नमेंट ने 1 हेक्टर पर 8,909 रुपया सब्सिडी के पीछे खर्च किया। देश में 12 करोड़ किसान को हम डिवाइड करें 2,54,000 करोड़ रुपया से, तो एक किसान को 21,233 रुपया का खर्च भारत सरकार को एक किसान के पीछे सब्सिडी देने के लिए हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी का किसानों के प्रति कमिटमेंट का आउटपुट ये निकला कि प्राइस बढ़ी, लेकिन किसान को डीएपी, एमओपी और यूरिया की प्राइस भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई। तो एक बैग पर भारत सरकार ने कितना खर्च किया? यूरिया की एक बैग पर मार्केट में मिलती है 276 रुपीज में। किसान आउटलेट पर जाएंगे तो 276 रुपीज पर बैग मिलती है, लेकिन एक बैग के पीछे मोदी गवर्नमेंट ने 2,126 रुपया 2,126 रुपीज भारत सरकार ने लास्ट ईयर यानी कि 2022-23 में एक वर्ष में 2,126 रुपया प्रति 1 बैग यूरिया। वैसा ही लास्ट ईयर में डीएपी की प्राइस हो गई $900 प्रति मैट्रिक टन। तो मार्केट में उसकी प्राइस हो गई, उसकी एक्चुअल प्राइस हो गई एक बैग की 4,000, लेकिन किसान को हमने 1,350 रुपीज पर बैग सारे वर्ष फुल ईयर 2021-22, 22-23 में प्रति वर्ष हमने किसान से प्राइस नहीं बढ़ाई और एक डीएपी की बैग पर 2,461 2,461 रुपीज पर बैग
डीएपी में सब्सिडी दी। वैसा ही एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसके पीछे 1639 रुपीज पर बैग। एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, 734 रुपीज पर बैग। यानी कि भारत सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई लेकिन किसान पर बर्डन नहीं आने दिया। 276 रुपीज पर बैग यूरिया आज वही रेट से बिक रहा है। 1350 रुपीज पर बैग डीएपी आज वही रेट पे डीएपी बिक रहा है। एनपीके भी वही रेट से बिक रहा है। तो मोदी गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाई बट एमआरपी नहीं बढ़ाई। वैसा ही वर्ष में किसान के लिए 2 सीजन होती है। 1 अप्रैल टू सितंबर वो खरीफ सीजन होती है और अक्टूबर टू मार्च वो रबी सीजन होती है। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है, भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया डीएपी के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। बावजूद भी एमआरपी नहीं बढ़ाई जाएगी। किसान को वही रेट में जो आज यूरिया, डीएपी, एनपीके, फर्टिलाइजर उपलब्ध हो रहा है वही रेट में उपलब्ध होता रहेगा और भारत सरकार एक सीजन के लिए कुल मिला के 1,08,000 करोड़ रुपया का खर्च करेगी। लास्ट में 1,08,000 करोड़ रुपया खरीफ सीजन के लिए सब्सिडी के पीछे व्यय किया जाएगा। Thank you, sir. Now, a few questions. First call is to Lakshman Roy, 91. Lakshman Roy. सर, मैं लक्ष्मण सी, एनवीसी आवाज से। मेरा सवाल अश्विनी वैष्णव जी से एक है कि आपने कहा कि इस स्कीम में कई सारे बदलाव किए गए हैं, तो वो बदलाव क्या है? दूसरा सवाल मनसुख मांडविया जी, सर आपने जो 1,08,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिया उसको आपने बताया 17,000 और 38,000, तो बाकी के पैसे 70,000, 80,000। तो इसमें अगर पूछना है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, अगर हम एनबीएस की बात करें तो पहले प्रति किलो रुपये सब्सिडी कितनी मिलती थी और अब कितनी मिलेगी? जो बदलाव हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा बदलाव है कि पीएलआई 1.0 में 2% इंसेंटिव था। तो जैसा कि टेलीकॉम में, मोबाइल में, सब में 5% का एक बेंचमार्क बना हुआ है, तो आईटी हार्डवेयर में भी अब 5% इंसेंटिव आया है, पहला। दूसरा बदलाव आया इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। 4 साल का पीरियड था पीएलआई 1.0, इसमें 6 साल का पीरियड रखा है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट आप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपने तरीके से केयरफुली जिस भी पेस पे चाहो उस पेस पे कर सकते हो। तीसरा बड़ा बदलाव है लोकलाइजेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए ऑप्शनल एक्स्ट्रा इंसेंटिव रखा गया है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मेड पीसीबी असेंबली बनाए, इंडिया में मेड पावर सप्लाई रखे, इंडिया में मेड सेमीकंडक्टर चिप्स यूज करे, तो उसके लिए एडिशनल ऑप्शनल इंसेंटिव रखा गया है। तो इससे ये सारे के सारे बदलाव से अच्छी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल है कि बड़े जितने भी आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब के सब इंडिया में अपना प्रोडक्शन बेस शिफ्ट करेंगे। आपने जो क्वेश्चंस रखा है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में क्या प्लस माइनस होगा। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का एक मैकेनिज्म है, उसमें इंपोर्ट कॉस्ट और उसकी एमआरपी रिटेल कॉस्ट दोनों को एवरेज करके जो गैप आता है
उसमें उसको 12% रीजनेबिलिटी काउंट करके हम सब्सिडी तय करते हैं। ये सब्सिडी में वेरिएशन आता रहता है। जब पिछले इस बार हमने जो तय किया है रेट, ये रेट पिछले 6 महीने की एवरेज जो हमारी इंपोर्ट हुई है फर्टिलाइजर, उसको देखते हुए तय किया गया है। रेगुलरली हम एक वर्ष की, पिछले एक वर्ष में जो एमआरपी रहती थी उसको एवरेज करके अगले वर्ष के लिए तय करते थे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएटेड होता रहता है, इसलिए कंपनी रेगुलर फर्टिलाइजर लाती रहे और उसके पास जो शायद समझ लो कि प्राइस बढ़ी हुई है, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं कि हमें तो किसान एक दिन वेट नहीं करेगा, तो किसान जब मांगे तब फर्टिलाइजर उसके पास होना चाहिए। तो हमारे पास फर्टिलाइजर का स्टॉक रहता है। हमने फर्टिलाइजर का स्टॉक इस साल खरीफ सीजन के लिए 75 लाख मेट्रिक टन यूरिया का हमारे पास आज के दिन में स्टॉक है, जो खरीफ में वो पर्याप्त मात्रा में है, जो देश का प्रोडक्शन को हम उसके साथ मिला दे। तो 36 लाख मेट्रिक टन आज हमारे पास डीएपी पड़ा हुआ है, 45 लाख मेट्रिक टन हमारे पास एनपीके पड़ा हुआ है, यानी कि कुल मिला के 150 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर वो खरीफ सीजन के लिए ऑलरेडी देश में उपलब्ध है। अभी हम हर बार पिछले 3 महीने में थोड़ा सा मार्केट में एनपीके की प्राइस डाउन हुई है, तो उसको कैलकुलेट करते हुए हम पहले सब्सिडी देते थे नाइट्रोजन में। लास्ट ईयर नाइट्रोजन में 1 केजी पर 98 रुपीज, पोटाश पी में 66, के में 23 पर केजी सब्सिडी हम देते थे। और इस बार 76 नाइट्रोजन, 41 पी पोटाश, 15 के और सल्फर में 2.8। ये कुल मिला के उसका एक कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन के आधार पर सब्सिडी काउंट करके हम देते हैं। जस्ट 22 में सब्सिडी बढ़ के, जो अभी मैंने आपके सामने फिगर रखा ना, हाँ, हाँ, मैं आपको 2022 का बता देता हूँ। खरीफ में पर केजी 91 नाइट्रोजन, पी 72, के 25 और एस 6। नहीं सर, आपने पहले 98 बोला था। ये रबी का था, ये मैंने खरीफ टू खरीफ मिला दिया। खरीफ का चाहिए, खरीफ का लास्ट खरीफ टू खरीफ मिला दिया। हाँ। अभी लास्टली मैं जो बोला वो खरीफ का बोला। 91, 72, 25, 6, 9, 4, 6। सर 91 ये इंडिकेट करता है जिस वक्त 926 रुपये में, $926 में, $926 प्रति मेट्रिक टन हम डीएपी लाते थे बाहर से। तो एनपीके की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में जब हाई पर थी तब 91, 98 तक, 99 तक सब्सिडी हमने दिया है। सपना। हाँ, थैंक यू सर। सपना हियर फ्रॉम सीएनबीसी टीवी 18। सर, तो जो ओवरऑल अभी ट्रेंड है इंटरनेशनल मार्केट्स में फर्टिलाइजर के ऊपर, एनपीके का आपने एक एग्जांपल दिया, तो प्राइस अनचेंज, बट उस हिसाब से सब्सिडी हल्की सी डाउन हुई है बिकॉज प्राइसेस हैव कम डाउन। नहीं गई है, बढ़ी हुई है, उसमें डाउन गई है। डाउन, हाँ ठीक सर, यू गेव एडिशनली लास्ट ईयर एवरेज सब्सिडी जी लास्ट 2021 तक 1,25,000 जी। करोड़ की होती थी। जी एक ऐसा सर्कुमेंटेंस हुआ जिसमें कोविड क्राइसिस और यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से लॉजिस्टिक महंगा हो गया,
प्रोडक्शन कम हो गया तो प्राइस बढ़ी, ये सब रीजन को लेते हुए सब्सिडी बढ़ी थी और धीरे 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 प्राइस मार्केट टेबल होने लगा है। टेबल होने से थोड़ी सब्सिडी का बर्डन अभी भी 1,08,000 है। अभी रबी में क्या प्राइस होगा प्लस नहीं होगा, तो इस बार भी हाँ जा सकता है 2 लाख एबव, 2-2.25 लाख एबव। सर यही पूछना था, 1.75 का बजट है बट इट कुड बी स्लाइटली हायर देन दैट हाँ, इन द रबी सीजन सर। रबी सीजन। थैंक यू वेरी मच। Next, Prakash. सर प्रकाश फ्रॉम ईटी नाउ स्वदेश। मेरा सवाल ये है कि पिछले साल खरीफ सीजन में कितना सब्सिडी का अमाउंट आपने दिया था ओवरऑल, और इस साल खरीफ सीजन में जो आप 1,08,000 दे रहे हैं तो उससे कितना कम है ये? नहीं, उस लास्ट ईयर की कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि लास्ट ईयर में तो हमें एडिशनल भी चालू एक बार 6 महीने की सब्सिडी तय करने के बाद भी पैकेज देना पड़ा था। पैकेज इसलिए देना पड़ा था, कोई कंपनी घाटा में तो फर्टिलाइजर लाएगी नहीं, तो हमें तो समय पे फर्टिलाइजर चाहिए, तो हमने कंपनी को हम टारगेट दे देते हैं कि इतना लेके आओ, तो मार्केट में जो चलता है वो प्राइस है वो लेके आते हैं। तो उस वक्त एनबीएस सब्सिडी कम थी क्योंकि एवरेज पिछले 3 महीने 6 महीने की प्राइस सतत बढ़ता जा रहा था, तो हमने उस वक्त एक एडिशनल पैकेज के रूप में भी 3,000 करोड़ रुपया दिया था। तो सब्सिडी इस टाइप से लास्ट में वेरी कर गई थी। इसमें एक एडिशनल सवाल एमआरपी से रिलेटेड है। जो एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं उसमें कंपनीज पिछले 1 साल से, इनफैक्ट 2 साल से उसमें एमआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि वो कर सकते हैं, टेक्निकली उनके पास राइट है। तो क्या कंपनीज अब, जबकि सब्सिडी का बर्डन कुछ कम आया है गवर्नमेंट के ऊपर और कंज्यूमर्स को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, तो क्या वो एमआरपी बढ़ा सकते हैं? एमआरपी सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं की है, लेकिन हम एश्योरेंस देते हैं उसको कि हम जब एनबीएस सब्सिडी डिक्लेयर करेंगे उस वक्त जब एनबीएस सब्सिडी का काउंट होती है तो उसमें उसकी रिटेल प्राइस को काउंट की जाती है। रिटेल प्राइस कितनी है, समझ लो कि लास्ट में उन्होंने बढ़ाया था 1470 कर दिया था, तो 1470 पर वो बेच रहे हैं। आज के दिन में भी मैंने कहा कि उससे ज्यादा मत बढ़ाओ। समय तो ऐसा था कि जो मैं उसको आप कहे वैसा कर दूं और उसको फॉर्मली बोल दूं कि आप आपकी तरह से करो, तो वो तो सीधा ही हमें जो सब्सिडी मिल रही है ये सब्सिडी के आधार पर उसका प्रॉफिट काउंट करके वो तो कर देता। उसकी प्राइस अभी 1350 की जगह से उसकी प्रपोजल थी 2200 रुपया करने की, लेकिन मैंने कहा 2200 मत करो, जो प्राइस में बेच रहा है वही प्राइस में बेचो, हम सब्सिडी उस एमआरपी को काउंट करते हुए बढ़ा देंगे। तो हमें बढ़ा दिया था। इसलिए लास्ट ईयर में आपके संज्ञान में रहे, डेवलप्ड कंट्री में भी फर्टिलाइजर लास्ट ईयर में रेशनलाइज हो गया था, रेशन में मिलने लगा था। दुनिया के पास सब्सिडी फर्टिलाइजर नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में देश में हमने सब्सिडी बढ़ाई, व्यवस्था की, लेकिन क्राइसिस खड़ी नहीं होने दी। 2007-8 में ऐसी ही स्थिति हुई थी जिसमें फर्टिलाइजर की प्राइस एकदम हाइक हो गई थी, इंटरनेशनल मार्केट एकदम ऊंचा हो गया था देश में। ये समय में मैं गुजरात था, मुझे पता है, किसान रोड पे थे सारे देश में, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा था। मोदी गवर्नमेंट में आपने देखा होगा पिछले 9 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी है जिसमें फर्टिलाइजर की क्राइसिस हो गई हो और देश के किसान को रोड पे आना पड़ा हो। हाँ, कोई जगह पे रेक पहुंची न पहुंची और थोड़ा सा समय लगता होगा, उसके अलावा देश के पास फर्टिलाइजर नहीं हो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बेस्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल है। 102. Sir, Jatin Grover from Financial Express on the hardware PLI. Sir, if we look at PLI 1.2, the projected investments were around 2,500 crores and we received a lukewarm response of around, I think, 100-120 odd crores investment. Now again, the investment projected is somewhere a similar of 2,500-2,400 odd crores. Now, what do you think, like, what makes you confident the companies will invest in this PLI 2.2? Or do you think only incentives, increasing the incentives or giving more incentives are the only reason through which the companies will invest, or there's more to it? Multiple factors are there. Yes, increasing the incentive percentage from 2% to 5% has its own impact. That's a big jump. Second, the flexibility in investment period and flexibility in having a model in which Indian contract manufacturers can be taken on board. That itself is a very big flexibility.
We have learnt a lot from our experience in mobile phone, experience in telecom. These two PLIs are very successful. Basis these two successes, we are able to today very confidently say that this time IT hardware manufacturers are going to come in a big way, and already they have met us, they have told us about their intentions. There is another factor which is playing here. There is a very distinct change in the mindset in India's electronics industry. The earlier mindset was import substitution. Now the mindset is export-led growth. So earlier mindset was कि इंडिया में $9 billion का अगर import होता है तो $9 billion को टारगेट रख के प्रोडक्शन करना है. अभी माइंडसेट हो गया कि दुनिया का मार्केट $50 billion का है, तो इस दुनिया के मार्केट को कैसे हम इंडिया से केटर करें. दैट्स अ बिग फंडामेंटल माइंडसेट चेंज. और ये आप मोबाइल फोन में देख रहे हो, टेलीकॉम में देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हार्डवेयर में भी एग्जैक्टली सेम माइंडसेट आप देखोगे, बिकॉज मोर और लेस द प्लेयर्स आर सेम. एक और फैक्टर आया है कि इकोसिस्टम पूरा रेडी हो गया है. ओवर अ पीरियड ऑफ 7-8 years इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट रेडी हो गया है. आज लोग डिजाइनर्स अपने इंडिया में अवेलेबल है. आज कंपोनेंट्स की कंप्लीट इन्वेंट्री जो होती है वो सब के सब स्टेप बाय स्टेप लोगों को पता है. कहाँ पे वैल्यू एडिशन ज्यादा हो सकता है इजीली वो लोगों को पता है. तो इस तरह से एक फंडामेंटल चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में. तभी जाके देखो $100 billion क्रॉस करना किसी इंडस्ट्री का, $100 billion, $105 billion का आप मतलब समझो. हमारी जीडीपी का ये 3% है. 3% of our GDP is a very large number. So imagine this is the quantum of electronics manufacturing which is happening today. 25 lakh log employed hai. 2.5 million people employed in a particular sector is a very big thing. So, I mean, that's the momentum which makes us confident. Base year will be 22-23. Hi, very good afternoon, sir. On your left-hand side, sir. Mr. Vaishnav? Yeah. Hi, good afternoon, Hi, sir. Ashmit from CNBC TV 18. Sir, just to build on the question that was asked of you, the proposed investment that we're likely to see is roughly the same as was compared to version 1 as compared to version 2. So is the government, you said the likely investment could be much higher. So is the government being slightly conservative in terms of estimating the proposed investment, one? And second, sir, will there be a flexibility to choose the base year by the applicants? I'll come to the second point first. Yes, there will be flexibility in choosing the base year. Regarding the amount of investment that we are looking here, this is always calculated as a tentative projected investment. Things depend a lot upon what kind of environment gets created. For example, I gave the example of telecom PLI. The investment expected in the first year was about 920 crore rupees. Actual investment is 1,600 crore, right? So that kind of, today that environment is there in the country. Today in India, there is a good policy framework, very proactive government, and of course, the global situation is also supporting us, and an ecosystem has got created. So all these factors are supporting this. Asim. जैसे पीसीबी असेंबली एसएमटीपी का लोकलाइजेशन करना बहुत ही नॉर्मल है, बिकॉज इंडिया में बहुत अच्छी इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है. प्लस इंडिया में इसके बहुत बड़े स्किल्स अवेलेबल है. आप किसी भी पीसीबी को आप देखोगे, मल्टी लेयर पीसीबीज होती है आजकल. इफ योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एसएमटीपी ना, मल्टी लेयर पीसीबीज होती है, यानी एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, कुल मिला के 24 लेयर तक जाती है. तो आज इंडिया में बहुत अच्छी इसमें डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज बन चुकी है. सो उसको लोकलाइज करना लाजमी है. कई लोगों ने ये कहा था कि लेट दैट बी इम्पोर्टेड, पर हम लोगों ने कहा कि जिस तरह की कैपेसिटी इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है वो तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए. लग रहा है बहुत अच्छी प्रोग्रेस है. आप देख ही रहे हो, लास्ट 7 years में देयर इज अ CAGR ग्रोथ ऑफ अबाउट 17%.
CAGR. So 17% CAGR is huge. Yeah. सर मेरा सवाल था फर्टिलाइजर के ऊपर सर. लास्ट खरीफ में आई थिंक 61,000 के करीब का था सर सब्सिडी. तो इस बार में खरीफ का एब्सोल्यूट टर्म में क्या है? सेकंड पॉइंट, जो रबी में बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस इट केम डाउन. हाउ मच स्पेंडिंग ऑन सब्सिडी हैज गॉन डाउन ड्यूरिंग रबी? मे बी फ्यू नंबर्स. ऑब्वियसली दीज आर नॉट सेविंग, पर दीज आर गुड न्यूज फॉर गवर्नमेंट. तो हम अपेक्षा रखें कि रबी में इंटरनेशनल मार्केट डाउन आए. मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारी रिक्वायरमेंट का 70% फर्टिलाइजर इंडिया ने 13 कंट्री के साथ लॉन्ग टर्म कर लिया है. आज तक हम मार्केट में जब हमारी ज़रूरियात होती थी मार्केट में लेने जाते थे, और मार्केट में इंडिया की डिमांड को देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएटेड हो जाता था, क्योंकि उसको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट की मजबूरी है, उसको फर्टिलाइजर लेना ही लेना है, और जो प्राइस लोग करते थे हमें देनी पड़ती थी. आज जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजराइल, मोरक्को, रशिया, कनाडा सहित कंट्री के साथ हमने लॉन्ग टर्म MOU कर लिया है. कुल हमारी रिक्वायरमेंट का 70% लॉन्ग टर्म होने से लिमिटेड प्रोक्योरमेंट के लिए हमें टेंडर में जाना पड़ता है. उससे हमें मार्केट में कितना फर्टिलाइजर उपलब्ध है उसका पता चलता है. और ये मार्केट डाउन होने का रीजन ही ये है, $925-30 से आज $550 तक DAP की प्राइस नीचे आई है. फिर ऐसी ही नीचे आती रहे ऐसा हम प्रयास करते हैं. बेसिक 2021 के पहले DAP की प्राइस $300-325 प्रति मेट्रिक टन होती थी. वहां तक वापस लाने के लिए हम प्रयासरत है. अपेक्षा करता हूं कि सस्ता मिले, तो क्योंकि कई फर्टिलाइजर में हमारी मजबूरी है. पोटाश हमारे यहाँ है ही नहीं, हमें इंपोर्ट 100% इंपोर्ट ही करना पड़ता है. तो उसके लिए हमारी इंडियन कंपनी दुनिया में जाए, दुनिया की कंपनियों के साथ जहां माइनिंग है वहां वो मैन्युफैक्चरिंग करे और जॉइंट वेंचर करे. इसलिए भी मैं स्वयं प्रवास कर रहा हूं दुनिया में, और उसका अच्छा नतीजा आ रहा है. आज इंडियन कंपनी दुनिया में जाके जॉइंट वेंचर भी कर रही है, वहां प्लांट भी लगा रही है, और इंडिया को फर्टिलाइजर की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रही है. खरीफ टू खरीफ मैं समझ गया. लास्ट खरीफ में क्या प्राइस था उसमें क्या है? हाँ, That's नहीं, ये पूरा है. ठीक है, मैं उसको कैलकुलेट करके आपको दे देंगे, आपको बता देता हूँ. संजीव, क्योंकि ये सारा वर्ष का निकाला हुआ होता है, और प्राइस 1-2 बार प्लस माइनस करने से बीच में हमें पैसा देना पड़ा. बीच में फॉर एग्जांपल अभी नीचे प्राइस गई तो पीछे कितना कंपनियों ने खरीदा है. ये जो खरीदा हुआ फर्टिलाइजर होता है वो उसके पास पड़ा हुआ है, वो हाई राइज में लाए हुए है. तो उसको कैलकुलेट करके हम फिर से उसको, लास्ट बार प्राइस और डाउन हुआ, जो उन्होंने खरीदा था उससे भी सस्ता खरीदा, तो खरीद के मार्केट में आया. मार्केट में आया तो हमने 3 महीने का प्राइस को एनालाइज करके 1,700 करोड़ रुपया फिर हमने माइनस किया. एक उसकी प्रोसीजर है, सिस्टम की वजह से करते रहते हैं जी. Yeah, Mr. Vaishnav, you just said that the PLI 1 scheme for electronic sector has brought in a total investment of 1,600 crores. Telecom. Okay, telecom. So I just wanted to know. That was the first year. Second year, if you add, it's about 1,800 more. So 16 and 18 हो गया आपका 34, 3,400 crore. हर एक सेक्टर में, मोबाइल में तो इससे बहुत ज्यादा है, right? So what I wanted to know, if you could spell out the FDI which has come in the PLI 1 scheme as well as employment opportunities that it is.